जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज का टॉपिक है उड़ान पब्लिकेशन से चैप्टर 7 जो प्राचीन काल में झारखंड चैप्टर का नाम है। और प्राचीन काल को 4 भाग में बांटा गया है। मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल आप देख सकते हैं। तो हम लोग प्रत्येक काल को डीपली अध्ययन करेंगे और देखेंगे क्या क्या इसमें सवाल है। तो सबसे पहले जो सवाल हमारे मन में उठता है वो है मौर्य काल का। तो आइए इसको पढ़ते हैं। मगध से दक्षिण भारत की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर जाता था। अतः मौर्यकालीन झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक महत्व था। याद रखिएगा। अब है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस क्षेत्र को कुक्कुट या कुक्कुट देश नाम से इंगित किया गया है। आप देखिए स्टार का चिन्ह लगा हुआ है। जो स्टार का चिन्ह लगा इसका मतलब सवाल पूछा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस क्षेत्र को कुक्कुट या कुक्कुट देश नाम से इंगित किया गया है झारखंड को। उसके बाद है इसमें कि कौटिल्य के अनुसार कुक्कुट देश में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित थी। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार कुक्कुट देश में यानी झारखंड में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित थी। उसके बाद कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने आटविक नामक, ठीक है, आटविक नामक एक पदाधिकारी की नियुक्ति की थी झारखंड में। ठीक, जिसका उद्देश्य जनजातियों का नियंत्रण, मगध साम्राज्य हेतु इनका उपयोग तथा शत्रुओं से इनके गठबंधन को रोकना था। ठीक है, उसके बाद है इंद्र नामक नदियों की चर्चा करते हुए कौटिल्य ने लिखा है कि इंद्र नामक की नदियों से हीरे प्राप्त किए जाते थे। ठीक है, इंद्र नामक की नदियों से क्या प्राप्त किए जाते थे? तो हीरे प्राप्त किए जाते थे। किसने लिखा है? तो कौटिल्य ने। इंद्र नामक संभवतः ईब और शंख नदियों का इलाका था। इंद्र नामक जो था वो था आपका ईब और शंख नदियों का इलाका। अब है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में सेना के प्रयोग हेतु, ठीक है, झारखंड से हाथी मंगाया जाता था। ध्यान दीजिए, झारखंड में हाथी ज़्यादा था और अभी भी है। तो झारखंड से हाथी मंगाया जाता था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयोग के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद है ये लाइन आप देख सकते हैं। तो ये स्टार दिया हुआ, उसका मतलब ये सवाल पूछा गया सवाल है। चलिए अब आ जाइए। अभी तक हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जाने, अभी अशोक के बारे में जान लीजिए। अशोक के 13वें शिलालेख में, ठीक है, अशोक के 13वें शिलालेख में समीपवर्ती राज्यों की सूची मिलती है, जिसमें से एक आठव और 8वीं प्रदेश, ठीक है, इसका नाम वहाँ पर दिया हुआ है। और बघेलखंड से उड़ीसा के समुद्र तट तक विस्तृत बताया गया है। और झारखंड क्षेत्र इस प्रदेश में शामिल था। ठीक है, अब आ जाइए। अशोक का झारखंड की जनजातियों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। डायरेक्ट नियंत्रण नहीं था, अप्रत्यक्ष था। ठीक है, उनके जो सेनापति थे या प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा इन पर नियंत्रण था। अशोक के पृथक कलिंग शिलालेख 2 में वर्णित है कि इस क्षेत्र की अविजित जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए ताकि वे लोग वह परलोक प्राप्त कर सके। देखिए, अविजित जनजाति जिसको किसी ने जीत नहीं पाया, जनजातियों को किसी ने जीत नहीं पाया था, इसलिए इनको अविजित जनजाति कहा गया है। तो वो कह रहे हैं कि वो मेरे धर्म को का जो नियम है उसको आचरण करना चाहिए ताकि वे लोग परलोक प्राप्त कर सकें। ठीक है, अब अशोक ने झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु रक्षित नामक अधिकारी को भेजा था। ध्यान दीजिए, रक्षित नामक अधिकारी को किसने भेजा था? तो झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु तो भेजा था अशोक ने। याद रखिएगा, किसने भेजा था? अशोक ने। अब है झारखंड में अशोक कालीन कला का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। याद रखिएगा, नोट कर लीजिए कि झारखंड में अशोक कालीन कला का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। अब है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में अपने अपने राज्य स्थापित किए। इसके अलावा
भारत का विदेशों से व्यापारिक संबंध भी स्थापित हुआ, जिसके प्रभाव झारखंड में भी दिखाई देते हैं। अब आ जाइए सिंहभूम में, देख लीजिए। सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। सिंहभूम से क्या प्राप्त हुए हैं? तो रोमन साम्राज्य के सिक्के। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रोमन साम्राज्य के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सिंहभूम से। चलिए आगे, जिससे झारखंड के वैदेशिक संबंधों की पुष्टि होती है। झारखंड के वैदेशिक संबंधों की पुष्टि किससे होती है? तो रोमन साम्राज्य के सिक्के से। अब आ जाइए चाईबासा। चाईबासा से इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? चाईबासा से इंडो सिथियन सिक्के, याद रखिएगा इसको। उसके बाद आ जाइए अब रांची। रांची से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए, जिससे यह ज्ञात होता है कि यह क्षेत्र कनिष्क के प्रभाव में थे। कुषाण कालीन सिक्के जो प्राप्त हुआ है, उससे यह क्षेत्र कनिष्क के प्रभाव में था, ये ज्ञात होता है, याद रखिएगा। ये पॉइंट आप देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे है गुप्त काल। गुप्त काल में अभूतपूर्व सांस्कृतिक विकास हुआ, अतः इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। और हजारीबाग के मदोही पहाड़ से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर निर्मित मंदिर प्राप्त हुए हैं। और झारखंड में मुंडा हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं, मुंडा हो गया, महतो हो गया, पाहन हो गया, ठीक है, भंडारी हो गया, गुप्त काल की देन माना जाता है। ये जो है आपका मुंडा, पाहन, महतो तथा भंडारी प्रथा गुप्त काल की देन इसको माना जाता है। अब आ जाइए समुद्रगुप्त के बारे में। गुप्त वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था आपका समुद्रगुप्त। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके विजय का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति यानी इलाहाबाद प्रशस्ति में मिलता है। और प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन हैं, याद रखिएगा। प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक हरिसेन हैं। कौन है? हरिसेन, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका इन विजयों में से एक आठवीं विजय भी था। ठीक है, इन विजयों में से क्या था? एक आठवीं विजय भी था, याद रखिएगा। और झारखंड प्रदेश इसी आठवीं विजय का एक हिस्सा था। और इससे स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त के शासन काल में झारखंड क्षेत्र इसके अधीन था। ठीक, अब आ जाइए समुद्रगुप्त ने पुंडवर्धन को अपने राज्य में मिला लिया। समुद्रगुप्त ने क्या किया? पुंडवर्धन को अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, और जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था। अब आ जाए समुद्रगुप्त के शासनकाल में छोटा नागपुर को मुरंड देश कहा गया है। जब समुद्रगुप्त का शासनकाल था उस समय छोटा नागपुर जो था उसका नाम क्या दिया गया? उसका नाम दिया गया मुरंड देश, याद रखिएगा। ठीक, अब आप नेक्स्ट टॉपिक देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय को जान लीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम विक्रमादित्य भी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रभाव झारखंड प्रदेश में भी था। और इसके काल में चीनी यात्री, देखिए अगर सवाल आ जाए कि चीनी यात्री फायान किस राजा के काल में आया था, किस शासक के काल में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के काल में आया था। कौन आया था? चीनी यात्री फायान, जो 405 ईस्वी में भारत आया था, जिसने झारखंड क्षेत्र को कुक्कुट लाड कहा गया। देखिए सवाल देखिए यहाँ से बनता है कि झारखंड क्षेत्र को, सॉरी भारत देश को नहीं, झारखंड क्षेत्र को कुक्कुट लाड किसने कहा है? तो चीनी यात्री फायान ने कहा है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय झारखंड आया था। ठीक है, याद रखिएगा। कब आया था? 405 ईस्वी में। आप जानिए, यहाँ पर क्रम संख्या दिया हुआ है, इसको आप जानिए। मदोई पहाड़, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तब समझ में आएगा। दिया गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष। क्रम संख्या को देखने की जरूरत नहीं है, स्थान देखिए। मदोई पहाड़ है, ठीक है। मदोई पहाड़ जो जिला हजारीबाग में है, पत्थरों को काटकर बनाए गए हैं 4 मंदिर यहाँ पर। ठीक है, इससे प्राप्त अवशेष है ये। सतगावा चल जाइए यानी कोडरमा में, वहाँ मंदिरों के अवशेष उत्तर गुप्त काल से संबंधित था। उसके बाद पिठोरिया चल जाइए, जहाँ पर रांची में पहाड़ी पर स्थित कुआं है। पिठोरिया में पहाड़ी पर स्थित कुआं यानी पहाड़ के ऊपर एक कुआं है, ध्यान दीजिएगा। पत्थर को काट के पत्थर को काट के कुआं बनाया गया है। अब आइए गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल का क्या है देख लीजिए। शशांक, इसमें एक राजा था शशांक। गोड़ यानी पश्चिम बंगाल, ठीक है, गोड़ यानी जो पश्चिम बंगाल में, गोड़ का शासक शशांक इस काल में एक प्रतापी शासक था। ठीक है, और शशांक के साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण झारखंड, उड़ीसा तथा बंगाल तक था, याद रखिएगा। हाँ, और यह बंगाल का पहला स्वतंत्र शासक था
तथा इसकी राजधानी कर्णसुवन, यानी कर्णसुवन किसको कहा जाता था? मुर्शिदाबाद, जो पश्चिम बंगाल में थी। मुर्शिदाबाद का नाम कर्णसुवन है, याद रखिएगा। शशांक ने अपने विस्तृत साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 राजधानियां स्थापित की, ठीक है, और एक संथाल परगना का बड़ा बाजार और दूसरा दुलमी यानी पुरुलिया, पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। अब आ जाइए प्राचीन काल के शासकों में यह प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में थी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं शशांक जो थे शिव धर्म का अनुयायी था तथा इसने झारखंड में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण कराया। बहुत बढ़िया बात है। अब शशांक के काल का प्रसिद्ध मंदिर वेणु सागर है, जो एक शिव मंदिर है, ठीक है। क्या है? वेणु सागर, जो एक शिव मंदिर है। अब आ जाइए, यह मंदिर सिंहभूम और मयूरभंज की सीमा क्षेत्र पर अवस्थित कोचांग में स्थित है। कहाँ है? सिंहभूम और मयूरभंज की सीमा पर स्थित कोचांग में स्थित है, ठीक है। अब आइए, शशांक ने बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई जिसका उल्लेख वेनसांग ने किया है। शशांक ने झारखंड के सभी बौद्ध धर्म केंद्रों को नष्ट कर दिया और इस तरह से झारखंड में बौद्ध जैन धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म की माता स्थापित हो गई, याद रखिएगा। अब आज चले आइए हर्षवर्धन। तो वर्धन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था हर्षवर्धन। इसके साम्राज्य में काजांगाल यानी राजमहल का कुछ भाग शामिल था, याद रखिएगा। अब आइए, काजांगाल यानी राजमहल में ही हर्षवर्धन ह्वेनसंग से मिला और ह्वेनसंग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में राजमहल की चर्चा की है। अब आ जाइए अन्य तथ्य। अन्य तथ्य में दिया है कि हर्यक वंश का शासक बिंबिसार झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था, ठीक है। नंद वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का हिस्सा था, याद रखिएगा। और नंद वंश की सेना में झारखंड से हाथी की आपूर्ति की जाती थी, ठीक है। और इस सेना में जनजाति लोग भी शामिल थे और झारखंड में दामोदर नदी के उद्गम स्थल तक मगध की सीमा का विस्तार माना जाता है। झारखंड के पलामू में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा निर्मित मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं और कन्नौज के राजा अशोकवर्मन के विजय अभियान के दौरान मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय ने झारखंड में शरण ली थी। और यहाँ देखिए 13वीं सदी में, ठीक है, उड़ीसा के राजा जय सिंह ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित कर दिया था। किसने? तो उड़ीसा के राजा जय सिंह ने। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कल का टॉपिक रहेगा मध्यकाल में झारखंड। नमस्कार।